हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोर्स पेपर हार में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में थोड़ा सा हटके बात करने वाला हूं। अब दोस्तों, जो ये बात मैं आपसे करने वाला हूं, ये आप सबके केसेस जो कि अभी पेंडिंग है, चल रहे हैं, उन सब के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। देखिए दोस्तों, सारे विवाद जितने भी होते हैं सब पैसे के लिए होते हैं और आखिरी में पैसे से ही सॉर्ट आउट होते हैं। आप सोचिए कि आप सारे लोग जिनके भी केसेज सॉल्व हुए हैं, कॉम्प्रोमाइज हुए हैं, आखिरी में क्या हुआ होगा कि कुछ ना कुछ पैसे की लेन देन की बात हुई होगी और वो सॉर्ट आउट हो चुके होंगे। समस्या यह है कि हर एक आदमी अपना काम आज के समय बेईमानी से कर रहा है। अगर उसके पास कम इनकम आती है तो भी वो बेईमानी करता है, किसी के पास ज्यादा इनकम आती है वो भी बेईमानी करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि किसी के पास इतना अधिकार है कि वो 10 पैसे की बेईमानी करे, कोई 1 रुपए की कर रहा है, कोई 10 रुपए की कर रहा है, और जिसको जितना मौका मिल रहा है वो उतनी बेईमानी कर रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग जिनके पास कोई कमी नहीं है, साधन संपन्न है, उसके बाद भी बेईमानी कर रहे हैं। अब दोस्तों, हम बात करते हैं दहेज पे। ये जो दहेज प्रथा है, देखिए कितने सारे केस हैं 498A वाले जिसमें डीपी एक्ट लगाया जाता है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 और 4। कारण क्या है? दहेज। अब देखिए, अगर आप अपने बच्चों की शादी कर रहे हैं, मान लीजिए कोई लड़के की शादी कर रहा है, तो ये एक्सपेक्ट मत करिए कि हमें इतना लेना है, इतना तो हमारे यहाँ चढ़ता है, इतना हमारी बिरादरी के हिसाब से, इतना ये सारे लोग बिल्कुल, मैं क्या कहूं, मेंटली सिक हैं, जिन्हें सारी जो शादी है वो सौदेबाजी लगती है। और जब वो अपने बच्चों की शादी करते हैं, बेटा हो या बेटी, तो पहले तय करते हैं कि कैसे कैसे करनी है। लड़के वाले भी कम नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हमारे खुद के जानने में ऐसे हैं जो कि खुल करके बोलते हैं कि नहीं जी, इतने लाख की शादी हमको चाहिए। तो जब आप इतना खुल करके बोलेंगे कि हमें इतने लाख की शादी चाहिए, तो बाद में केस होने पर रोते क्यों है? फिर उसके लिए भी तैयार रहिए। तो कहने का मेरा सीधा सा मतलब यह है कि जो नहीं मांगते वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो लोग मांगते हैं या जो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि शादी में इतना हो, उन लोगों को ये समझना चाहिए कि हम लोग शादी कर रहे हैं, कोई व्यापार नहीं कर रहे भाई। हमारी संस्कृति में शादी एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि पता है क्या है, किसी भी रिलेशन में यदि पैसा आ गया तो वो रिलेशन हमेशा खराब होगा ही। तो कभी भी अगर आप अपने बच्चों की शादी कर रहे हो, सीधा सा ये प्रोविजन होना चाहिए कि कोई दहेज की किसी भी प्रकार की बात नहीं होगी। ना दहेज लिया जाएगा, ना दहेज दिया जाएगा, और दोनों पक्षकार एक दूसरे को लिख करके देंगे कि ना हमने दहेज दिया, ना हमने दहेज लिया। और प्रॉपर उसमें सिग्नेचर करिए, फोटोग्राफ्स लगाइए, क्रॉस साइन लीजिए, आईडी लगाइए, नोटराइज कराइए। जब आप इतनी सारी चीजें उसमें कराओगे तो ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल ही उसको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, वो जो एग्रीमेंट आप लिखवाओ वो उनकी हैंडराइटिंग में लिखवाओ। यानी कि आदमी एक बार को अपने साइन को डिनाई कर जाएगा, लेकिन अपनी हैंडराइटिंग को कैसे डिनाई करेगा? फॉरेंसिक लैब से जांच हो जाएगी। इसलिए एक लेटर लड़के वाले लड़की वालों को लिख के दें अपने हाथ से, और एक लेटर लड़की वाले लड़के वालों को लिख करके दें अपने हाथ से, और बाद में उसको एफिडेविट करवा लें, और उसमें प्रॉपर दोनों पक्षकारों की आईडी लगी हो, फोटो लगी हो, सब कुछ हो। तो ये झंझट बाद में उत्पन्न ही नहीं होगा कि हमने इतना दहेज लिया था, नहीं दिया था। आप सिंपल बताओ कि ये देखो इनके हाथ का लिखा हुआ लेटर है, इसकी जांच करा लो। और ठीक है, मान लेते हैं काउंसलिंग के टाइम पे अगर उसे पुलिस एंटरटेन नहीं करेगी तो कोर्ट तो एंटरटेन करेगी ही। तो इसलिए आप लोग बहुत सारी परेशानियों से बच सकते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आप लोगों के मन में लालच नहीं है और आप रिश्ते की बात करते हुए ही अपनी तरफ से बिल्कुल स्पष्ट और साफ है, तो ना तो कभी लड़की वालों को प्रॉब्लम होगी, ना तो कभी लड़के वालों को प्रॉब्लम होगी। और जब भी डिस्प्यूट होता भी है तो आपके ऊपर कोई झूठे आरोप भी नहीं लगा पाएगा। तो इसलिए हम लोगों को सबसे पहले अपने माइंड को साफ रखना है, नीट एंड क्लीन रखना है। हमारे मन में पैसे की कोई लालच नहीं होनी चाहिए, और जब पैसे की लालच नहीं है तो शादी करते टाइम आप ये सारी चीजें पहले से कंफर्म कराइए। इसके अलावा लड़का और लड़की दोनों का मेडिकल चेकअप पूर्ण रूप से होना चाहिए। आप लोग क्या ध्यान रखते हो? कुंडलियां मिलवाते हो। अरे भाई, कुंडलियां मिलवाने से क्या हो जाएगा? कि पता नहीं कितने सारे केसेज हैं जहां पे 36 के 36 गुण मिल रहे थे, तो आज क्यों एक दूसरे का सिर फोड़ रहे हैं? तो अगर कुंडलियां मिलवाने से इतना कुछ होता तो भाई पता नहीं क्या होता। तो जो भी आप ये अंधविश्वासों में पड़े हुए हो, इससे अच्छा है कि लड़का और लड़की दोनों की मेडिकल जांच करवाएं। कितने सारे मामले ऐसे आते हैं जहां पर बाद में पता चलता है कि भाई लड़की को ये प्रॉब्लम थी, या और हमसे छुपाया गया। कई बार लड़के को ये प्रॉब्लम थी और हमसे छुपाया गया और शादी हो गई, और फिर बाद में दोनों कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते हैं। तो ज्यादा बेहतर है कि आप इन चीजों में पढ़ने की बजाय मेडिकल जांच कराएं, लड़का और लड़की दोनों की, और उसकी रिपोर्ट से जब आप संतुष्ट हो जाएं, उसके बाद ही आप विवाह को संपन्न कराएं। इसके साथ साथ आप HIV टेस्ट भी कराएं। ऐसे मेरे पास कई मामले आए हैं जहां पर लड़का या लड़की में से एक एड्स का शिकार था और बाद में दोनों ही एड्स का शिकार हो गए और आज जिंदगी के लिए जूझ रहे हैं। तो दोस्तों, जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो चीज तो हम कराते नहीं, जो चीज इंपॉर्टेंट नहीं है उन सब चीजों को हम कराते हैं। मतलब हम भारतीय लोग अपना दिमाग कहां रख के आते हैं? आप ये समझिए कि जो भी बाहर की कंट्रीज है उनमें कोई रिचुअल्स नहीं है, कुछ नहीं है। तो क्या उनकी शादियां नहीं होती? क्या उनके बच्चे नहीं होते? क्या उनकी फैमिलीज नहीं होती? सब कुछ होता है भाई। फैमिली चलना या ना चलना ये आपकी मानसिकता पे डिपेंड करता है, ना कि किन्हीं कागजों पर, ना कि किन्हीं कर्मकांडों पर, ना कि किन्हीं अंधविश्वासों पर। तो अगर आप अंधविश्वास से बाहर आके प्रैक्टिकली, लॉजिकली, साइंटिफिकली सोचना शुरू कर देंगे तो प्रॉब्लम वैसे ही खत्म हो जाएगी। अब हमारे यहाँ पे क्या, इंडिया में देखो कितने भी अच्छी चीजें बना लो, स्मार्ट टॉयलेट बना दो,
लेकिन 10 दिन के बाद वहां सबने गुटखा थूका हुआ होता है। तो ये क्या है, सोच ही तो है भाई आपकी। अगर थूकने वाले की सोच ही गंदी है, उसे नहीं लग रहा कि वहां पर इटालियन मार्बल लगा हुआ है, उसके बाद वो वहां पे थूक के चला जा रहा है, तो उसकी सोच कैसी है। अब जब सोच ही खराब है तो आप कितना स्वच्छ भारत बना लोगे। तो स्वच्छ भारत बनाना या ईमानदार भारत बनाना, ये सब चीजें सही करना बहुत हद तक हम सिटीजन्स पर भी डिपेंड करता है। हम सिटीजन जब सही होंगे तो सारी चीजें सही हो जाएंगी, लेकिन हम सारे सिटीजन भ्रष्ट हैं, रिश्वतखोर हैं, चोरी, बेईमानी, कपट, छल, ये सब हमारे अंदर भरा हुआ है, और हम कोई मौका नहीं चूकते जहां से हमको थोड़ा सा भी पैसा हराम का बन जाए, उसको खाने के चक्कर में हम लोग रहते हैं। और ये हमारी टेंडेंसी है। जबकि फॉरेन में मैंने क्या देखा, वहां पर अगर किसी का कैमरा भी छूट जाए और उस कैमरे की कीमत 1 लाख है, तो 3 दिन के बाद भी वो कैमरा आपको वापस मिल जाता है। और हमारे यहाँ क्या हालत है, 100 रुपए का नोट भी किसी का गिर जाएगा तो 4 लोग आ जाएंगे उठाने के लिए और उठा के सीधा जेब में रख लेंगे। बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो वास्तव में वो पैसा उठा करके उसको बोलेंगे भैया आपके पैसे गिर गए, अधिकतर वही हैं। तो कुल मिलाकर के फिर ऐसे कैसे काम चल सकता है भाई, पूरे देश की मानसिकता बदलनी ये तो बहुत मुश्किल है ना। तो इसीलिए आप सबको अपनी मानसिकता बदलनी पड़ेगी। आपको अच्छे संस्कार अपने अंदर लाने पड़ेंगे, जो हमारे गुरुओं ने हमको सिखाए, जो हमारे पूर्वजों ने हमको सिखाए, जो हमारी संस्कृति ने हमको सिखाए। जिस दिन वो ले आओगे ना, उस दिन सारी चीजें अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोर्ट कचहरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको पता है एक देश ऐसा भी है, मैं अभी नाम भूल रहा हूं, जहां पर कोर्ट कचहरियां बंद करनी पड़ी क्योंकि वहां पर अपराधी नहीं होते थे। सबसे पहले वहां बड़ी जेल बंद हुई, फिर छोटी जेल बंद हुई, धीरे धीरे करके पुलिस स्टेशन भी बंद करने पड़े क्योंकि वहां पर अपराधी नहीं होते थे। क्यों नहीं होते थे? क्योंकि भाई वहां पे सिटीजन अच्छे हैं। जब सिटीजन अच्छे हैं तो अपराधी नहीं है, अपराध नहीं है तो पुलिस की भी जरूरत नहीं है, सब कुछ बढ़िया है, अपने आप ही सब रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। तो वो चीजें हमारे यहाँ पे कहाँ है भाई, कोई रूल्स को फॉलो नहीं करना चाहता। हर एक आदमी के अंदर ईगो और घमंड भरा हुआ है। पुलिस वाला जरा से किसी को हाथ दिखा दे कि भाई रेड लाइट हो गई, वो उस पे ऐसे चढ़ जाता है कि मैं तो इसको जानता हूं, उसको जानता हूं। अरे यार तुम अपनी औकात दिखा रहे हो ऐसा करके, और कुछ नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपका स्टेटस कितना ही बड़ा है, लेकिन अगर एक पुलिस वाला आपको हाथ दे रहा है कि रेड लाइट हो गई, तो आपको रुकना चाहिए। उसमें आपकी बड़ाई है, ना कि आप आगे बढ़ करके छाती चौड़ी करके चिल्ला करके उस पे बेचारे पे आप वो कर रहे हैं। वो एक होमगार्ड है यार, एक ट्रैफिक हवलदार होगा ज्यादा, कोई इंस्पेक्टर होगा ज्यादा, वो बेचारा अपनी नौकरी कर रहा है और वहां पे खड़ा है सुबह से शाम तक धूप में। आप खड़े होके देखो रेड लाइट में, तब पता चलेगा आपको कि कितना मुश्किल होता है। और आप एसी कार में बैठ करके या बढ़िया सी बाइक में बैठ करके उस बेचारे को और फ्रस्ट्रेट करते हैं, उसको और धमकाते हैं। भाई आप छोड़ दो, वो पुलिस वाला है, हवलदार है, इंस्पेक्टर है, आप कम से कम इतना तो सोच ही सकते हैं कि उसकी एज आपसे बड़ी है और आपको कैसे बात करनी है, और कोई गलत तो आपको कह नहीं रहा। अगर रेड लाइट हो गई तो रुक जाओ भाई थोड़ी देर के लिए, उसके बाद चले जाना। ये केवल एक उदाहरण है। हम भारतीय हर चीज में ऐसे ही हैं। कोई भी चीज गलत करनी हो तो हम सबसे आगे रहते हैं, और कोई भी चीज अच्छी हो तो हम पीछे हो जाते हैं। घमंड हमारे अंदर कूट कूट के भरा हुआ है, किसी की हम सुन नहीं सकते। हम सबको दिखाते हैं हम सबसे बड़े हैं। जरा सा हम पॉलिटिक्स से जुड़ जाए तो हमको तो ऐसा लगता है कि भाई हम तो कुछ भी कर सकते हैं, हम तो राजा हो गए, किसी के साथ भी गलत कर सकते हैं, उल्टी सीधे तरीके से गाड़ियां चलाते हैं, बेमतलब की ढौस जमाते हैं, और ये सारी चीजें होती हैं। आप सबको पता है हमारे देश में क्या हाल चल रहा है। तो भाई ठीक है, आप कितने भी बड़े ओहदे पे पहुंच जाएं, मुबारक हो आपको कि आप बड़े ओहदे पे पहुंच गए, आपकी इनकम बढ़ गई, आप सेठ बन गए, अमीर बन गए। लेकिन भाई धरती पे रहना सीखना चाहिए हम सबको। अगर हम धरती से अपनी जुड़े रहेंगे ना, जमीन से जुड़े रहेंगे, तो कभी भी कुछ भी गड़बड़ हम नहीं करेंगे। भले हम कितने भी अच्छे ओहदे पे चले जाएं, अगर अच्छे ओहदे पे हो तो दूसरों की मदद करो। अगर आपके अंदर इतनी पावर है कि आपके एक फोन पे कोई बड़े ऑफिशियल आपसे बात करने को तैयार होते हैं, तो आप उसका प्रयोग दूसरों की भलाई के लिए करो, ना कि दूसरों को धमकाने के लिए। ये मानवता भी है और इसमें आपकी बड़ाई भी है, इसमें आपकी इज्जत भी है। आप इस दुनिया में भी इज्जत कमाएंगे और उस मालिक की दरगाह में भी इज्जत कमाएंगे जब वहां जाना होगा। तो इसलिए आप समझ लीजिए इस पूरी बात को कि भाई जो भी गलतियां हैं वो हमारे स्वयं के अंदर हैं। दोस्तों सिस्टम हम सब से मिलकर के बनता है, और जब हम सब सही होंगे तो सिस्टम अपने आप सही होगा। लेकिन हम सब अपने अपनी क्षेत्र में गलत हैं। हम दूसरे को आके तो भाषण दे देते हैं कि भाई तुम ऐसा कर रहे हो, तुम ऐसा कर रहे हो, लेकिन हम अपने गिरेबान में कभी नहीं झांकते कि हम जिस बिजनेस और प्रोफेशन में हैं, क्या उस बिजनेस प्रोफेशन उस नौकरी में हम ईमानदारी से काम करते हैं। जिस दिन हम खुद को ठीक कर लेंगे, जिस दिन हम खुद रिश्वत लेना बंद कर देंगे, जिस दिन हम खुद गलत काम करना बंद कर देंगे, जिस दिन हम खुद पैसे के पीछे भागना बंद कर देंगे, जिस दिन हम खुद अच्छे काम करने लगेंगे, जिस दिन हम खुद अपनी मेहनत की कमाई खाने लगेंगे और दूसरे के पैसे पे नजर नहीं रखेंगे, उस दिन हमें सिस्टम पे उंगली उठाने का हक है। लेकिन तब तक अगर हम सिस्टम पे उंगली उठाते हैं तो हमें इसका कोई हक नहीं है और ना ही कुछ होने वाला है। तो दोस्तों कुल मिला के बस ये कहना चाहूंगा, जितने भी आपके लड़ाई झगड़े, जितनी भी चीजें हो रही हैं, उन सब चीजों में बेहतर यह है कि आप अपना दिमाग लगाइए। अपना दिमाग लगाने के बाद आपस में इन चीजों को निपटाने की कोशिश कीजिए। किसी भी प्रकार का पैसे का लालच, प्रॉपर्टी का लालच अगर आपके मन में हो, उसको निकाल दीजिए। सारी प्रॉपर्टी यहीं रह जाएगी। जिस दिन जाओगे खाली हाथ ही जाओगे, कुछ लेके नहीं जाना, और कब जाओगे ये भी नहीं पता। पता चले प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा किया और सेल डीड से पहले निकल लिए, फिर क्या करोगे?
तो जो लाइफ थी, जो जीनी चाहिए थी, वो तो झगड़े में गुजर गई। और जब जिस चीज के लिए झगड़ा किया, जब वो चीज मिलनी थी तब डेथ हो गई। तो क्या पा लिया फिर आपने? तो कम से कम भाई जिंदगी जी लो। सबसे मेन आपकी लाइफ है, अपनी लाइफ जियो और इज्जत के साथ जियो, ताकि अभी भी इज्जत मिले इस दुनिया में और जाने के बाद भी लोग इज्जत से याद करें। चलो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।